नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मास्टर सीरीज करंट अफेयर्स का और इसमें एक साल का करंट अफेयर्स को कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं और यह टोटल अभी तक पार्ट 10 तक कंप्लीट हो चुका और यह 11वां पार्ट है जिसमें हम टोटल अभी तक 200 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर चुके हैं और इसमें स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और यहाँ पे हम आज 11 नंबर को देखते हुए चलेंगे। साथ साथ आपको बताते चलें कि ये जो डेली करंट अफेयर्स कराया जा रहा है इसमें मुख्य रूप से जनवरी करंट अफेयर्स का कवर किया जा चुका है और इसके बाद हम फरवरी को ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, फरवरी मंथ को आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन, 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? तो सैम नजूमा डाइड ऑन 8 February 2025 at the age of 95. He was known as the father of which country? As like we know, father of India is महात्मा गांधी। वैसे ही कहा जाता है किसको? तो नामीबिया के जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता में भाग लेते हैं और दक्षिण अफ्रीका से 1990 में आज़ादी दिलाते हैं। 1990 में दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से, ये साउथ अफ्रीका से आज़ादी दिलाते हैं नामीबिया को और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है नामीबिया और ये साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन स्वापो की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का संगठन करके इसके ही द्वारा क्या तो अफ्रीका में ये नामीबिया को क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका से आज़ादी दिलाते हैं 1990 में और 1990 से लेकर 2005 तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं। क्या प्रेसिडेंट रहते हैं? ठीक है, तो ये सब याद रखना है और इस तरह से ही इनके योगदान को देखते हुए वहाँ पे मुख्य रूप से जो ये प्रजातंत्र है वहाँ पे संविधान की व्यवस्था की है, जिस कारण से इन्हें कहा जाता है नामीबिया के राष्ट्रपिता। फादर ऑफ नामीबिया कहा जाता है किसको? सैम नुजूमा को। इस तरह से भी जैसे आपने देखा कि साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो ये नेल्सन मंडेला निभाते हैं, नेल्सन मंडेला। और इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। और फर्स्ट ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे कहाँ पे, यानी फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट बने थे कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला। और उसी तरह से आपने देखा होगा रॉबर्ट मुगाबे का भी नाम आपने सुना होगा। इन्होंने जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाया। किसको? तो जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाया, जिस तरह से गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और नामीबिया के राजधानी के बारे में आप जानते हैं कहाँ है? तो ये विंडहुक है, विंडहुक राजधानी कहाँ? नामीबिया का। और इनके बारे में ये मुख्य रूप से कहा जाता है कि इन्होंने एड्स को कहा था कि मानव का क्या है, तो एड्स को कहा एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को क्या कहा? तो मानव निर्मित जैविक हथियार, मानव निर्मित जैविक हथियार के रूप में इन्होंने कहा था। एड्स को इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया था। और साथ साथ इन्होंने जो विदेशी मूवी या विदेशी जो फिल्म टेलीविजन आता था उसको उन्होंने अपने नामीबिया में उस तरह से बैन किया था कि यह है जो हमारे युवा को बर्बाद कर रहा है, जिस कारण से उन्होंने बंद भी किया था। ठीक है, और उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को भी काफी है जो इस तरह से कहा कि यह है जो हमारी सभ्यता को खराब कर रहा है। होमोसेक्सुअलिटी को भी उन्होंने है जो क्या, इस पे भी है जो विरोध किया था। तो ये सब आपको याद रख लेना है। ठीक। और यूएस का जो उस समय के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के द्वारा इन्हें फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री के रूप में मान्यता भी दी गई थी और उन्हें उस तरह से बुलाया गया था। कौन? तो बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन का नाम याद रखना है, किसको दिया था? तो ये इनको दिया था, इनका नाम सैम नजूमा है। ठीक है, और ये कब दिया था? तो ये फर्स्ट ऐसे अफ्रीकन नेता था जिनकी पहचान कराई थी इस तरह से बिल क्लिंटन के द्वारा। कब? 1993 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जाइजर नहीं किया है, नाइजर है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नाइजर नदी अंधेपन से मुक्त होने वाला पहले अफ्रीकन कंट्री बन गया है और ये WHO के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया, जो ब्लैक फ्लाई यानी कि काली मक्खी के काटने से फैलता है। ठीक है, जो नदियों के किनारे वैसे लोग रहते हैं जिनको इस तरह से काली मक्खी काटने से इस तरह से अंधेपन की बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कौन सा दिवस कौन सा दिनांक। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शन में क्या करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो प्रश्न सही दिखे वो आपको सबसे पहले टैकल करना है।
जैसे कि आपने देखा कि विश्व कैंसर दिवस कई बार पूछा भी गया, बिहार दरोगा एग्जाम से लेकर अन्य एग्जाम में पूछा गया। तो विश्व कैंसर दिवस यानी कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने का ये दिवस घोषित किया गया है। तो विश्व कैंसर दिवस जानते हैं कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब हमको मिल गया ऑप्शन सी का 2 मिल गया, ऑप्शन सी का 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस तरह से भी ऑप्शन पूरी तरह से बन गया और कहीं भी नहीं दिया है, जिस कारण से सारे ऑप्शन एक ही क्वेश्चन से एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, वहीं विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी आप जानते हैं कब होता है, तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 यहाँ भी दिया है और यहाँ भी, तो इससे भी ये निकल जा रहा है। ए का 4 यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस जानते हैं कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस ये कब? 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से भी मिलान करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए ये सब आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फॉर विच ईयर द नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वाज अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट। इसमें वन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो नागालैंड में यह कोशिश की जा रही है कि वहाँ से जो झूम खेती होती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसमें एक जगह की जमीन को में जो पेड़ पौधे हैं उसको काट करके दूसरी जगह वहाँ पे उप जाता है फसल, और उसके बाद वहाँ पे भी खत्म कर देता है और फिर आगे पेड़ को काटते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें इसका प्रयास किया गया। तो नागालैंड के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया कि इसमें जो जमीन पीछे जो बंजर होते जा रहे थे उसको भी इस तरह से एक पुनर्वास या कह सकते रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही थी। और इसके लिए 2024 में नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को दिया गया क्या? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये 100वां इस तरह से समिट किया गया था। कहाँ पे? 100 समिट था नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन को इसमें सम्मानित करने के लिए सबसे पहली बार ये 2020 से शुरुआत की जाती है। ठीक है, इसमें उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के आधार पर उसको इस तरह से अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 से इसकी शुरुआत होती है और अभी हाल ही में मनु भाकर को दिया गया। मनु भाकर जानते ही का ये जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें उन्होंने शूटिंग में किसमें? तो शूटिंग यानी निशानेबाजी में 2 मेडल्स जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ठीक है, एक है जो इंडिविजुअल श्रेणी में और दूसरा मिक्स्ड श्रेणी में जीता है। ठीक है, जीती है। ठीक है, तो आपने मनु भाकर का नाम सुना होगा। साथ ही साथ इन्हें मनु भाकर को इसके कारण ही दिया गया क्या? तो इसमें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार दिया गया है। और इसमें टोटल खिलाड़ी कितने हैं? तो इसमें 4 लोगों को दिया गया। इसमें कौन है? प्रवीण कुमार हैं, क्या मनु भाकर हैं, और इसमें हरमनप्रीत सिंह हैं जो हॉकी टीम इंडिया के कैप्टन है, और साथ में दिया गया है डी गुकेश को दिया गया है जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप इस बार जीते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, और ऐसा शूटिंग में पहली महिला ऐसा बन गई है जो ओलंपिक में पदक जीती है, और ये मनु भाकर इंडिया की तरफ से बन गई है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता है। इसका निर्देशन किसने किया था? तो इसका देख सकते हैं कि किसके द्वारा? तो वर्षा भरत के द्वारा किया गया। और ऐसा है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम में है जो इसे नेटपैक अवार्ड जीता गया है। और इसका निर्देशन याद रखना है किसके द्वारा? वर्षा भरत। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि पायल कपाड़िया की एक फिल्म थी, ठीक है, उसको भी इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। और एज वी इमेजिन एज लाइट, इसका नाम क्या था? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट करके इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, और ये फर्स्ट ऐसा है जो इंडियन मूवी बना था, ठीक है, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता गया। कांस फिल्म फेस्टिवल में ये जीता था, फर्स्ट इंडियन ऐसी मूवी थी। ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ये फर्स्ट ऐसा था। ठीक है, ये भी याद रखना है।
और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो ये एशियन फिल्म, जो एशियन सिनेमा है, एशियन सिनेमा को मुख्य रूप से ये प्रमोट करने का काम करता है। क्या, ए रॉटरडम, ये 2025 में जो जैसे कि बैड गर्ल ने बनाया था, ठीक है। और किरण राव का अभी आपने सुना होगा, ये आमिर खान की पत्नी किरण राव के द्वारा, ये जो पूर्व पत्नी कह सकते हैं, और इनके द्वारा है जो अभी लापता लेडीज को पुरस्कार दिया गया ये फिल्म फेस्टिवल में, और जिस कारण से लापता लेडीज के डायरेक्टर कौन थी, तो यही किरण राव थी। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो आपने देखा होगा कि लिथियम का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग होता है, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जिसमें बैटरी जो मोबाइल का बना होता है वो लियोन बैटरी बना होता है, जो इसमें देखा हो तो लिथियम आयन का बैटरी बना होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो ये मुख्य रूप से लिथियम का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ये ट्रायंगल होता है, लिथियम ट्रायंगल का आपने नाम सुना होगा, लिथियम ट्रायंगल का नाम सुना होगा। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कंट्री, तो अर्जेंटीना, चिली और फिर एक और कंट्री कौन है, बोलिविया है, ठीक है। इसमें प्रमुख 3 कंट्री है जिसमें ये प्रमुख रूप से क्या, तो ये लिथियम पाए जाते हैं। तो लिथियम ट्रायंगल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाँ, ये लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल है, तो अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली है, जिसमें चिली में सबसे ज्यादा क्या, तो चिली में सबसे ज्यादा है जो इस तरह से भंडार मौजूद है, यानी कि मैक्सिमम जो कहाँ पे है ये लिथियम का भंडार, तो ये चिली में है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, तो अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा, जिस कारण से भारत और अर्जेंटीना ने चिली में, ये भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम के प्रोडक्शन के लिए दोनों में आपस में MOU पे साइन किया है, और इसमें आने वाले वर्षों में भारत सरकार और ये अर्जेंटीना सरकार दोनों क्या इस पे रिसर्च करेगी, इस पे काम करना शुरू कर देगी। आगे प्रश्न है कि हाल ही में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कलाकृति उमा महेश्वर धातु की मूर्ति की खोज कहाँ की गई? तो वेयर वाज द हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट उमा महेश्वर धातु आइडल डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो इसका आंसर उडुपी कर्नाटक हो जाएगा। क्या, उडुपी कर्नाटक में इस तरह से खोजा गया। उमा मतलब होता है माँ पार्वती, और महेश्वर मतलब कि शंकर जी, यानी शिव भगवान, और शिव भगवान के ही ये यहाँ पे शिव भगवान और पार्वती माँ की यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं, इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पे एक अष्ट धातु का बना हुआ है, और साथ साथ इसमें देख सकते हैं ये 12वीं शताब्दी में बना था, लेकिन 17वीं शताब्दी तक ये है जो आसपास इसका है जो मूर्ति देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका उत्खनन हुआ तो इससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन याद रख सकते हैं, ऑप्शन ए उडुपी कर्नाटक। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER के संबंध में कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन, यह दुनिया का सबसे बड़ा टोकोमक आधारित विखंडन रिएक्टर है। तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकोमक मतलब क्या होता है कि आर्टिफिशियल सन से एनर्जी प्राप्त करना, और उसमें जानते हैं कि आर्टिफिशियल सन में जो एनर्जी प्राप्त की जाती है तो इसमें सोलर फ्यूजन होता है। क्या, इसमें नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या, इसमें फ्यूजन नहीं होता है, क्या इसमें फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सन में क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब FU, यहाँ पे FU सन, इस तरह से UU कोड करके याद भी रखना है कि सन में फ्यूजन, और फिर जो एटम बम बनता है उसमें क्या होता है, तो इसमें फिजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बम बनता है, जिसमें ये हाइड्रोजन बम में क्या होता है, ये फ्यूजन होता है सूर्य के जैसा, जबकि फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर बम में होता है, एटम बम में होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टोकोमक आधारित विखंडन रिएक्टर नहीं है, क्या एक संलयन रिएक्टर है, याद रखना। क्या, तो एक संलयन रिएक्टर है, ठीक है। अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय संघ सहित 50 से अधिक देश सहयोगी है। इसमें 50 से अधिक नहीं है, इसमें टोटल 35 कंट्री इसमें शामिल है, और इसमें रूस भी साथ साथ इसमें शामिल है, और भारत भी इसमें शामिल है। और भारत लगभग इसमें 2005 से ही जुड़ा हुआ है, और इसका मुख्य मकसद क्या है, तो इसमें आर्टिफिशियल सन से एनर्जी प्राप्त करना और इससे बिजली भी प्राप्त करना, इसका भारत का मुख्य मकसद रहता है। ITER विश्व का पहला जलता हुआ, क्या, तो विश्व का पहला जलता हुआ प्लाज्मा क्या है, तो ये उपकरण है, एक प्लाज्मा जलता हुआ उपकरण है, सही है। यह फ्रांस में निर्माणाधीन है, तो ये फ्रांस में अभी है जो निर्माण हो रहा है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते कौन सा पूछा है, सही कौन सा है, तो पहला क्या है, तो गलत है, यहाँ दूसरा भी गलत है, यानी कि 3 और 4 क्या है, सही है, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आर्टिफिशियल रूप से सन के द्वारा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन करके है जो क्या, यानी कि क्या सोलर
सॉरी, आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तबीयत सही नहीं है। तो याद रखना है कि इसमें फ्यूजन में सोलर, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये कहाँ होता है, तो इस सूर्य में होता है, ठीक है। सोलर फ्यूजन जो नाभिकीय संलयन होता है, और उसमें फ्यूजन होता है क्या, तो एटम बम को बनाने में होता है, जबकि हाइड्रोजन बम का निर्माण फ्यूजन से होता है। और फ्यूजन वो आप दोनों का अंतर बता सकते हैं। वहीं ईस्ट, EAST क्या है, ईस्ट टोकोमक किसका है, तो ये आर्टिफिशियल सन किसका है, तो ये चीन का है। ये भी याद रखना है, चीन का है जो आर्टिफिशियल सन है। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डार्क यूनिवर्स का यदि इस तरह से अध्ययन करना है तो उसमें डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, ये ब्रह्मांड में मुख्य रूप से ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना, ब्रह्मांड की किस तरह से उत्पत्ति होती है, उसमें उसकी जो रहस्य है उसके बारे में जानना, तो इस तरह से डार्क एनर्जी का बारे में पढ़ना। तो इसके लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी द डार्क मैटर और डार्क यूनिवर्स और डार्क एनर्जी, तो इसका आंसर यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है कि किस विश्वविद्यालय को शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्था को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है। तो रिसर्चर्स फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड द ब्रेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर्स, यानी कि हम दूसरे की भावना को समझ सके, इसके लिए रिसर्चर ने ब्रेन में क्या उसमें प्रक्रिया होती है, क्या मैकेनिज्म होती है, उसको समझने के लिए क्या किया है। तो इसमें कहाँ के यूनिवर्सिटी ने ऐसा, वहाँ के रिसर्चर ने किया है, तो हाइफा विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी ने ऐसा है जो पहचान करने का, पता लगाने का कोशिश किया है। अगला है कि टाइम पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो हु इज द ओनली इंडियन वीमेन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स 2025 वीमेन ऑफ द ईयर्स लिस्ट। इसमें एकमात्र महिला का नाम है क्या, तो इसमें पूर्णिमा देवी वर्मन, क्या, पूर्णिमा देवी वर्मन। और ये कहाँ की है, तो असम की है। और मुख्य रूप से क्या, तो एक जीव विज्ञानी है और एक वन पक्षी के संरक्षणकर्ता के रूप में जानी जाती है। और इन्हें विटली पुरस्कार भी दिया गया था, विटली पुरस्कार दिया गया था। और ये कब दिया गया था, 2017 में दिया गया था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है विटली पुरस्कार को। और इन्होंने हरिगेला पक्षी है जो सेना भी बनाया था, हरिगेला पक्षी सेना भी बनाया था। हरगीला पक्षी, क्या, हरगीला पक्षी सेना बनाकर क्या किया था, पक्षियों की जो कंजर्वेशन यानी कि उसके संरक्षण करना शुरू किया था, जिस कारण से इन्हें इस तरह से प्राइज दिया गया था। और बात करते हैं तो इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था, नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है, नारी शक्ति पुरस्कार 2017 में दिया गया था। किसके द्वारा, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखते हुए चलना है। और निर्मला सीतारमण कौन है, तो अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री और ये कारपोरेट कार्य मंत्रालय है को संभाल रही है। भारत और जापान के बीच में होने वाले वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किससे संबंधित है, तो धर्म गार्जियन का संबंध किससे है, तो ये भारतीय सेना इसमें क्या करती है, तो भारत और जापान की जो सेना है, आर्मी है, इसमें भाग लेती है और एक दूसरे से कोऑपरेट करती है और एक दूसरे को जो टेक्निकल स्किल्स है या फिर आर्मी में यूज होने वाले जो डिफेंस स्किल्स है उसको ये एक दूसरे से साझा भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। और साथ साथ इसमें आतंकवाद को किस तरह से खत्म किया जाना चाहिए उसके पे भी यह जो रिसर्च एक्टिविटी भी करते हैं, साथ साथ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसका आंसर क्या, थल सेना हो जाएगा, थल सेना हो जाएगा। तो भारत और जापान के बीच में और भी एक्सरसाइजें होते हैं, जैसे जीमेक्स हो गया, यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम, इसमें क्या है, तो इसमें नौसेना इसमें शामिल होता है, ये मतलब मैरीटाइम, ठीक है। तो मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच, जापान और इंडिया के बीच में होता है। वैसे ही वीर गार्जियन भी होता है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये किसके बीच होता है, तो जापान के बीच में होता है, ठीक है। और वैसा ही मालाबार एक्सरसाइज में भी शामिल होता है, कौन, मालाबार एक्सरसाइज में भी ये शामिल होता है। तो इसमें इंडिया प्लस यूएस प्लस ये जापान इसमें शामिल होता है। जबकि क्वाड होता है जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 प्रमुख देश शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन है, तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
जापान हो गया, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिर क्या यूएसए हो गया। इसमें मुख्य रूप से इंडियन ओशन रीजन को क्या करना है, चीन के प्रभाव को इसमें खत्म करना है और इसमें कंट्रोल करते हुए आगे चलना है। इसका मुख्य मकसद यही है कि इंडियन ओशन रीजन में किसी भी तरीके से क्या करना है, तो चीन के प्रेजेंस को कम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान डब्ल्यूएचओ के द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जानते हैं कि वहां पे जो गाजा के आसपास गाजा पट्टी में क्या हुआ, तो पोलियो वायरस फैल गया। पोलियो वायरस के फैलने से वहां पे इस तरह से उसके रोकथाम करने के लिए 10 साल से कम बच्चों को इस तरह से पोलियो का टीका देना शुरू किया गया। उसमें ओरल वैक्सीन देने का शुरू किया गया। तो ओरल यानी कि मौखिक रूप से वैक्सीन जो हम लोग को भी दिया गया है, बचपन में जानते ही हैं कि पोलियो वैक्सीन भारत में भी दिया जाता था। और इसमें अब जानते हैं कि भारत में 2 बूंद, कितने, तो 2 बूंद जिंदगी के लिए आपने देखा होगा। तो इसमें भारत को अब 2014 से पोलियो मुक्त कर दिया गया है। पोलियो मुक्त भारत बन गया है, कब से, 2014 से। और पोलियो मुक्त बन गया है और इसका डिक्लेरेशन कब किया था भारत ने, 2011 में, 2012 के आसपास है, जो ये बोला था कि जंगली जो वायरस होते हैं, जंगली पोलियो वायरस है, वो भारत से खत्म हो गया है। इस कारण से 2014 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह डिक्लेयर किया कि भारत से क्या खत्म हो चुका है, भारत से ये पोलियो वायरस खत्म हो चुका है। और मुख्य रूप से ये पोलियो क्या करता है, तो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिस कारण से आपको इस तरह से लकवा मार देता है। और उसमें क्या, तो इस आपको नहीं, ठीक है, तो इस तरह से लकवा मारता है और उसमें शरीर पैरालाइज हो जाता है, जिस कारण से एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप है जो उसमें खड़ा नहीं हो पाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और शरीर है जो काम करना बंद हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम को मुख्य रूप से अफेक्ट करता है। और कारण क्या है कि फैलता है, तो ये गंदे पानी, गंदे खाने आदि से भी फैल सकता है। मल जो एक संक्रामक वायरस है, यानी कि इन्फेक्शियस है, साथ साथ ये क्या, तो जो लैट्रिन वगैरह होते हैं उससे भी ये है जो क्या प्रभावित हो सकते हैं, ये संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि यूनिसेफ के द्वारा, इस तरह से यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और यूनिसेफ के बारे में जानते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको विकसित किया है इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा। इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा एथेना रोबोटिक मून लैंडर विकसित किया गया। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो ये एथेना जाएगी कहाँ पे, तो ये चंद्रमा के साउथ पोल पे जाना है। और इसमें वहाँ पे पानी है या नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, वहाँ पे बर्फ मौजूद है कि नहीं, इसका वो पता लगाएगा। और वहाँ पे पता लगाने के बाद इसमें रिसर्च करेगी और इसमें आने वाले भविष्य में किस तरह से वहाँ पे मानव निवास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसके लिए है जो संभावनाओं को वहाँ पे ढूंढने का प्रयत्न करेगी। अभी आपने देखा कि भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करके कहाँ, साउथ पोल पे ले जाया गया है। वहाँ पे भी भारत और जापान के द्वारा ल्यूपेक्स मिशन के तहत, यानी कि लूनार मिशन के तहत क्या किया जा रहा है, तो वहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है। वहाँ से जो मिट्टी हो गया, वहाँ से जल हो गया, वहाँ के जो मौजूद वहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह कुछ हैं, तो उसको वहाँ से लाया जाएगा और उस पर रिसर्च किया जाएगा। और भविष्य में मानव वहाँ रह सकता है या नहीं, उसकी संभावनाओं को भी देखने का काम करेगा। ठीक है, कौन से मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं, इसको भी वहाँ पता लगाएगा। तो इस तरह से इसका सेकेंड मिशन है। इस तरह से इसका क्या है, तो सेकेंड मिशन है। एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के द्वारा, यहाँ देख सकते हैं इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट मशीन्स याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे सेलुलर नेटवर्क भी लगाने की बात किया जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह से वहाँ पे सेलुलर नेटवर्क, क्या सेलुलर नेटवर्क भी चांद पे लगाने की बात किया जा रहा है, जो नोकिया और नासा के सहयोग से किया जा रहा है। नासा प्लस ये नोकिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि सिडबी ने
एमएसएमई के लिए वित्त पोषण के अवसरों को बढ़ाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सिडबी हैज साइंड एन एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हुम टू एनहांस फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो उसको भी ध्यान रखना है कि माइक्रो, पहले माइक्रो आएगा, फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाटा कैपिटल लिमिटेड यानी टीसीएल कह सकते हैं। टीसीएल के सहयोग से यह किया जा रहा है। इसके लिए एमएसएमई को वित्त पोषण करके उसमें आगे बढ़ाने का, यानी कि एमएसएमई को बूस्टअप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग उसमें देना है। इसके साथ सहयोग कर कौन करेगा? तो सिडबी करेगा। किसके साथ? तो टाटा कैपिटल लिमिटेड के द्वारा के साथ करेगा, सिडबी करेगा। ठीक है, और सिडबी की स्थापना कब होती है? तो 1990 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। और ये मुख्य रूप से क्या? तो एमएसएमई के डेवलपमेंट में ये काम करता है। तो मुख्य रूप से स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी इसका फुल फॉर्म होता है। और मुख्य रूप से एमएसएमई को यह जो प्रमोट करने का काम करता है। और 1990 में इसकी स्थापना, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर, ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की जाती है। और ये मुख्य रूप से किसके अंदर काम करती है? तो ये काम करती है आरबीआई के अंदर में ही काम करती है। आरबीआई या फिर नाबार्ड हो गया, और फिर ये नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। तो इस तरह से ये साथ में काम करता है। एग्जिम बैंक हो गया, इसके अंदर ये काम करता है और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत मुख्य रूप से क्या? तो कृषि को, एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, इसमें जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स है उसके लिविंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करना है, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, साथ साथ वहाँ पे जो फार्मर्स का इनकम है उसको डबल करना है। इसके लिए सरकार है जो प्रयास कर रही है। और यहाँ से देख सकते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो याद रखना है, भुवनेश्वर से की गई है। भुवनेश्वर कहाँ? तो ये पुरी के पास ही है, लेकिन वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से शुरू की गई है। और इसकी अंत कहाँ होगी? समापन कहाँ होगा? तो समापन की बात करते हैं तो 10 से 12 दिन का होगा। और समापन इसका कहाँ होगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। गुजरात के कहाँ? बारदोली में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखते हुए चलना है। और इसमें मुख्य रूप से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहयोग से किया जा रहा है। और इसमें नाबार्ड भी सहयोग करेगा। क्या? तो इसमें क्या? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये भी इसमें काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो अभी गृह मंत्री इसके मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इसका इस तरह से उद्घाटन किया गया है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें किस तरह से हम जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज करके, साथ साथ इसमें बागवानी मिशन को आगे बढ़ावा देकर, साथ साथ इसमें और भी जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो सेक्टर होते हैं, एक्वाकल्चर वगैरह, उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री है जो के द्वारा जो कुसुम योजना, ये सब भी लाए गए हैं जो कृषि को प्रमोट करने के लिए, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। पीएम किसान हो गया, पीएम धन योजना हो गया, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगला है कि शहरी नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन से राज्य ने अंकुर योजना की शुरुआत किया है? अंकुर योजना का मतलब क्या होता है? तो मुख्य रूप से क्या? तो इसमें शहरी विकास को बढ़ावा देना। उड़ीसा ये प्रेडिक्ट करता है कि 2036 तक उड़ीसा की जो आबादी है, जितनी शहरी आबादी है, जो 3 गुना होने वाला है। क्या? तो 3 गुना होने वाला, जिस कारण से भविष्य को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने यह फैसला किया कि अंकुर योजना शुरू करेंगे। यानी कि अभी से ही शुरू करेंगे। क्या? किस तरह से अपने अर्बन क्षेत्र को क्या करना, और भी ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करना है। तो ये किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। तो उड़ीसा लॉन्चेस अंकुर टू मेक सिटीज फ्यूचर रेडी। तो इस तरह से याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 80वें सत्र के अध्यक्ष में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो कौन से सत्र के? 78वें, 79वें, 80वें, ये सब पूछे गए हैं। तो 79वें के फिलिमोन क्यूम था या यांग था, ये 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के क्या? प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, तो इस बार
विदेशी मंत्री जो जर्मनी की विदेश मंत्री रह चुकी है, पूर्व विदेश मंत्री कौन? इसका नाम है अन्नालेना बेयरबाख। अन्नालेना बेयरबाख इसका नाम याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत के तरफ से पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो राष्ट्रपति ये अध्यक्ष बना था, प्रेसिडेंट बना था, कौन था? तो ये 8वें अध्यक्ष, 8वें जो उस समय चला था 1953 में, 1953 में भारत की तरफ से बना था। विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन? विजया लक्ष्मी पंडित। इनका नाम याद रखना है, विजया लक्ष्मी पंडित। और ये पहली ऐसी महिला बनी थी, पहली वर्ल्ड की पहली महिला बनी थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता संभाली थी। और ये कौन से सेशन में? तो 8वें सेशन में। और ये कब? 1953 में। और ये कहाँ की थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित ये भारत की थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी ये बहन थी। ठीक है, तो पंडित नेहरू की ये सिस्टर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का जो प्रेसिडेंट है कौन है यूएनओ का? तो ये एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। और ये कहाँ के? पुर्तगाल के। ठीक है। और अभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है? 5 + 10, यानी 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी होते हैं। ठीक है, उसी में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया है। तो ये काफी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है। अगला है कि आईपीएल 2025 के विजेता टीम आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान कौन थे? ये क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछा गया था बीपीएससी के पीटी में। उस समय कप्तान कौन थे? तो विराट कोहली नहीं, उस समय भी फाफ डू प्लेसिस थे। अभी वर्तमान में विनिंग कैप्टन कौन रहे? रजत पाटीदार, यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और आरसीबी के द्वारा 18वें एडिशन में 18th एडिशन में इस बार जीता गया। और विराट कोहली का जर्सी नंबर भी क्या है? 18 है, जिस कारण से काफी फेमस रहा 18। और 18वां एडिशन आईपीएल का जीता गया किसके द्वारा? पहली बार जीता गया, फर्स्ट टाइम जीता गया किसके द्वारा? आईपीएल। तो इस तरह से आरसीबी ने जीता था। ठीक है, और किसको हराकर जीता? तो किंग्स 11 पंजाब को जीता, जिसका कप्तानी कौन कर रहे थे? तो ये श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, श्रेयस अय्यर कप्तानी उसका कर रहे थे। वर्सेस किसको? तो ये किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो ये सब याद रखते हुए चलना है। हाल ही में खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है। तो ये स्थल कहाँ पे स्थित है? तो खीचन और मेनार जो राजस्थान में स्थित है, दोनों ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसको जीआई टैग ये रामसर साइट का टैग दिया गया है। और इसमें टोटल रामसर साइट भारत की संख्या कितनी हो चुकी है? तो 90 + 2 = 91 हो गया। और ये कब अनाउंस किया गया? तो भारत के जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कौन है? तो वीरेंद्र यादव, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत में कितने अब बढ़ के हो चुके हैं? तो टोटल 91 हो चुके हैं। और ये कब किए? तो 5 जून जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के पूर्व संध्या पे किया गया। पूर्व संध्या पे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि पूर्व संध्या पे, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के पूर्व संध्या पे जो भारत की कितने है जो बढ़ाकर किया गया और कौन से 2 साइट को शामिल किया गया? तो टोटल 2 साइट खीचन और मेनार को शामिल किया गया जो राजस्थान में है। और जानते ही हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इस बार जो इसका थीम रखा गया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का 5 जून को, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका इस बार थीम था। ठीक है, तो इस तरह से इसका थीम भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहली बार है जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में, कहा? रामसर शहर ईरान में सबसे पहली बार इस तरह से शुरुआत की जाती है। और उसमें जो वेटलैंड्स होते हैं, जो दलदली भूमि टाइप का होते हैं, जहाँ पे पानी साल भर में कम से कम 6 महीना या साल भर के लिए कम से कम उसमें जमा रहता है, और इस कारण से उसको वेटलैंड्स कहा जाता है। और उसकी सुरक्षा के लिए इस तरह से रामसर साइट्स बनाया गया था। ठीक है, तो भारत कब शामिल इसमें होता है? तो 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल होता है। ठीक है, रामसर साइट इसमें शामिल होता है। और अब तक 91 साइट जैसे हुआ। एशिया में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये इंडिया में है। कहाँ? इंडिया में सबसे ज्यादा, एशिया में। एशिया में कहाँ? तो सबसे ज्यादा इंडिया।
टोटल वेटलैंड्स की संख्या कितनी 91 हो चुकी है। और 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल होता है, ठीक है। और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो जानते हैं कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 भूमि को क्या वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे इस तरह से वेटलैंड का एग्जाम्पल या इमेज देख सकते हैं। चलिए तो यहीं पे समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है और आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे वीडियो कैसा लग रहा है। तो साथ ही साथ अब चलते हैं, इसका PDF आपको एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।